नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहा हूं जो कि आमतौर पर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या यूं कहिए कि पीसीएस आईएएस के जो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसमें भी जो लॉ के बेसिक चीजें आपको जाननी जरूरी होती हैं उनके एक सीरीज बना रहा हूं, खासकर से लॉ के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कहीं कहीं पे ये ईयर या सेमेस्टर अलग हो सकता है, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। अब ये जो है इसके भी भारत में एक कई तरह के कानून हैं जो आपको इस पूरे उसमें सीखने या जानने जरूरी होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप एक लेमैन हैं, एक कॉमन आदमी है तो भी आपको ये जानने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एक मनुष्य हैं और आपका एक माइंड मस्तिष्क है जो दैनिक गतिविधियों से अलग भी कुछ सोचता है। आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं जो कुछ नया सोचते हैं। तो जो भी आपका माइंड या मस्तिष्क ये क्रिएट करता है, सृजित करता है, उन चीजों को बौद्धिक संपदा बोला जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो ऐसा होता है डेली आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, या कोई कलाकृति बनाते हैं या स्पीच देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो आपके मस्तिष्क से क्रिएट हुई है। अब उस चीज को आप किसी को सुनने देना चाहते हैं, देखने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये आपका अधिकार है। आप चाहे तो उसे क्या है अधिकृत कर सकते हैं कि किन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, किन को नहीं दिखाना चाहता हूं। ये सृजनशीलता केवल एक व्यक्ति मात्र में नहीं, कभी कभी संस्थाएं या कंपनियां या कोई देश या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उस चीज को सृजित कर रहा है और उसके सृजित करने के बाद वो अपने उस अधिकार को किसी को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो ये सब मिला करके हम बात कर रहे हैं कि यही सब चीजें आती है बौद्धिक संपदा अधिकार में। अब आप चाहते हैं किसी को दिखा ना पाए तो इसके लिए कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है कुछ अधिनियम के द्वारा, और उस अधिनियम को हम बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बोलते हैं। इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के नाम से जानते हैं या बौद्धिक संपदा कानून के रूप में जानते हैं, जिसमें कई सारे आते हैं। हम धीरे धीरे करके उनके बारे में बात करेंगे। इसके संरक्षण के लिए जो विधियां मौजूद हैं उन विधियों में जैसे आपका कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, आपका कोई मशीनी डिजाइन किया हुआ है, आपने कोई यंत्र बना रखा है, आपने कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बना रखा, मोबाइल का कोई एप्लीकेशन बना रखा है, कोई जैविक सामग्री बना रखी, कोई रासायनिक अभिक्रिया से कोई पदार्थ बना रखे हैं आपने, या कोई आपने रिसर्च कर रखी है, वो सब इसमें शामिल होते हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो आप इस अधिकार में या तो आप उसको किसी को अलाउ कर सकते हैं, यानी आज्ञा दे सकते हैं कि उसका प्रयोग कर ले, या उसके बदले में कुछ प्रतिफल यानी कि कुछ अमाउंट यानी कि फीस आप ले सकते हैं। कुछ पार्शियली आप अलाउ कर सकते हैं, आप फुल्ली अलाउ कर सकते हैं। आप पूरा क्रिएट करके पूरा जो आपने सृजन किया हुआ है उस पूरी चीज को उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई चीज मतलब कहने का मतलब है कुछ अमाउंट ले सकते हैं या आप फ्री में भी दे सकते हैं, आप उसको पूरा अधिकार दे सकते हैं। कानून के अनुसार अगर आपने उसमें कुछ ऐसा किया हुआ है कि ये कि कोई इस्तेमाल ना करे और कोई चोरी से इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उसको दंड या मुआवजा जो भी कानून में जिस तरह का वर्णन किया गया है वो उसको कानून के द्वारा मिल सकता है। आपको बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब अक्सर देखा गया है किसी भी चीज के पीछे जो विद्वान होते हैं वो अपनी कुछ परिभाषाएं देते हैं। विकिपीडिया की फ्री इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार इन लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन अम्ब्रेला टर्म of various legal entitlements which attach to certain type of information, ideas or other intangible in their expressed form. The holder of this legal entitlement is generally entitled to exercise various exclusive rights in relation to the IP. IT denotes the specific legal rights which authors, inventors and other IP holder may hold and exercise and not the intellectual work itself. IP laws designed to protect different forms of intangible subject matters.
विधि शास्त्री सामंत ने क्या परिभाषा दी है? मनुष्य के मस्तिष्क के अमूर्त उत्पाद उतने ही कीमती हो सकते हैं जितने उसकी जमीन जायदाद या अन्य सामान। इसलिए कानून इन पर उक्त व्यक्ति को स्वत्वाधिकार प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी जमीन जायदाद पे आपके अधिकार होते हैं, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिव चीज है उस पर भी आपका अधिकार होता है। दूसरी परिभाषा की अगर बात करें तो जॉन लॉक ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। यद्यपि पृथ्वी और सभी अन्य प्राणी सभी के लिए हैं, फिर भी प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर पर स्वत्वाधिकार प्राप्त है, जिस पर उसके सिवा किसी और का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वारा किया गया श्रम और उसके हाथों द्वारा किए गए कर्म उसी के हैं। इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु को जब जब वह उसकी नैसर्गिक अवस्था से अलग करता है, उस वक्त उसमें वह अपना परिश्रम लगा देता है और इस तरह से वह उससे कोई अलग उत्पाद तैयार करता है जिसका स्वामित्व उसका ही माना जाएगा। इस तरह से हमने देखा किसी भी अधिकार को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो उसकी भौतिक अवस्था का अधिकार और एक उस भौतिक अवस्था में आपके मानसिक स्तर से कोई विचार या कोई कृति आपने बनाई जिससे कि वो पूरी वस्तु भौतिक और बौद्धिक मिला के एक नई वस्तु का निर्माण होता है। उसमें जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है उसको ही हम एक तरह से बौद्धिक संपदा के रूप में जानते हैं। पहला वाला जो भौतिक अवस्था का है उसको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो बौद्धिक वाला है उसके लिए क्या है, एक विशेष तरह का स्किल हो सकता है। वो स्किल जिसने उसमें वो स्किल डाला उसके लिए उसने बहुत साल मेहनत करी हो, कोई एक विशेष नया तरह का क्रिएटिव आइडिया लेके आया हो, तो वो अधिकार एक अलग तरह के अधिकार में जाना जाने लगा। और इस अधिकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत सारी विधियां या कानून या लॉ बनते चले गए। इस कानून के अंतर्गत ये जो विशिष्ट ज्ञान है वो उसी तक सीमित रहे या उसके अधिकार क्षेत्र में रहे, वो उसको बढ़ाना चाहे, देना चाहे, उसकी बिक्री करना चाहे, वो सारी चीजें उसको एक अधिकार स्वरूप इन विधियों से प्रदान की गई। इन्हीं विधियों की वजह से किसी का कोई साहित्यिक ज्ञान है या कलात्मक कृति है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, संगीत है या कोई भी ऐसी चीज जो विशेष उसके मानसिक स्तर या मानसिक ज्ञान से वो उत्पन्न हुई है, उन चीजों का इस तरह से विकास होता चला गया। बैटली और सरमन ने कुछ व्याख्याओं का अपनी भाषा में एक व्याख्यान दिया है। उसके अनुसार भले ही अमूर्त स्वत्व व मूर्त वस्तुएं जिनके रूप में अमूर्त स्वत्व निकायकृत है में एक घनिष्ठ संबंध है, फिर भी मूर्त वस्तुओं में भौतिक संपदा अधिकार स्वत्वाधिकारों से भिन्न एवं अलग है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी को पत्र भेजता है तब स्याही और कागज की उसकी वैयक्तिक संपत्ति प्राप्त करने वाले को हस्तांतरित हो जाती है। इसके बावजूद प्राप्त करने वाले को भौतिक वस्तु के रूप में उस पत्र पर वैयक्तिक स्वत्वाधिकार प्राप्त हो जाता है। पत्र पर प्रेषक का बौद्धिक संपदा अधिकार बना रहता है। लेखक को इस पत्र पर कॉपीराइट होगा, जिसके कारण वह प्राप्त करने वाले या अन्य किसी व्यक्ति को उस पत्र की प्रतिलिपि बनाने या इंटरनेट पर जारी करने से रोकने में सक्षम होगा। बैटली एवं सरमन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन सम्मेलन 1967 यानी 1967 में इस विषय पर तय किया गया कि उसे लिखते हुए कहा है कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक कृतियों से संबंधित अधिकार, प्रस्तुतियों, कलात्मक प्रदर्शन, अभिनय आदि एवं प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, फोटोग्राफ एवं प्रसारण, मानव श्रम के क्षेत्रों के आविष्कार, वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, सेवा चिन्ह और वाणिज्यिक नाम तथा पदनाम अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ संरक्षण तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक
साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्र की बौद्धिक गतिविधियों से उद्भूत अन्य अधिकार शामिल हैं। अगली परिभाषा है W.R. कॉर्निस की। बौद्धिक संपदा उन विचारों एवं सूचनाओं के अनुप्रयोग को संरक्षण प्रदान करती है जो वाणिज्यिक महत्व के हैं। ज्यों-ज्यों वाणिज्यिक प्रयोग में आने वाले विचारों में और सुधार आता जा रहा है और जैसे जैसे एक सफल आर्थिक भविष्य के बारे में उनकी आशाएं नए ज्ञान के भंडार पर और अधिक आधारित होती जा रही हैं, इस प्रकार इस विषय का महत्व खास तौर से उन्नत औद्योगिक देशों में निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके हेतु एक अलग ही विभाग बना दिया है जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। वाइपो बोलते हैं इसे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्यालय जिनेवा में स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि जो अपना यूएनओ है उसके कई सारे कार्यालय जो हैं जिनेवा में हैं। इससे पहले इस दिशा में कार्य कर रहे संगठन ब्यूरो इंटरनेशनलाक्स, इससे पहले इस दिशा में कार्य कर रहे संगठन ब्यूरो इंटरनेशनलाक्स रियूनिस पार ला प्रोटेक्शन डी लाट प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअली, इसके स्थान पर वाइपो की स्थापना की गई है, के स्थान पर वाइपो की स्थापना की गई है, जिसमें सिर्फ यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 की संधि का विवेचन है, जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो साथियों, ये यहाँ पर हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार और उसका थोड़ा सा बेसिक्स और उसके बारे में विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं आपकी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें लिखने में महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी वो परिभाषा के रूप में ये पूछ लेता है कि इसमें से इस तरह की परिभाषा किसने दी। तो इस तरह की बेसिक हमारा जो पहला छोटा सा लेक्चर है ये खत्म होता है। उसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और विस्तार पूर्वक इन बातों को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।